क्या जीडीपी को आर्थिक उन्नति का संकेतक माना जाना चाहिए? दुर्भाग्य से यह प्रश्न कभी कहीं पर किसी मंच पर नहीं उठाया जाता, जबकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी भारत की जीडीपी विश्व में चौथे नंबर पे आ गई है। हम लोग बहुत ढोल पीट रहे हैं कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। यहाँ पे विषय ये नहीं कि आज सत्ता में कौन है, क्योंकि बीजेपी से पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी ये बातें आती थी, और उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब भी, क्योंकि वो दौर था जब हम लोग कैट की तैयारी कर रहे थे, और तब हम लोग सुनते थे कि अच्छा जीडीपी ग्रोथ रेट में हमने ये झंडे गाड़े वो झंडे गाड़े। तो कम से कम 20 सालों से तो हम लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये काफ़ी पहले से चल रहा है। तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि आखिर जीडीपी को आर्थिक उन्नति का संकेतक माने या नहीं माने। अब भारत में समस्या ये है कि आम जनता जो है वो इकोनॉमिक्स के बारे में ये मान लेती है कि हमको ये विषय समझ में नहीं आ सकता, ये बहुत ही जटिल विषय है, और इसीलिए न्यूज़ वाले या जो राजनेता जो कुछ कह रहे हैं उसको आंख बंद करके मान लिया जाता है। अब इसको हम लोग एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ दशक पहले भारत में जो भी घर होते थे, प्राय सभी घरों में बाड़ियाँ होती थी, है ना। और उन बाड़ियों में कुछ जो फल के जो पेड़ होते हैं, जैसे कि पपीता हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, केला हो गया, नींबू है, कुछ नार वाले जो पौधे होते हैं, गिलकी, तरोई, लौकी, ऐसे टाइप की जो चीज़ें हैं, सेम हो गए, ये सब इनका उत्पादन घर पे हो जाता था। कुछ भाजियाँ उगा लेते थे लोग। इसके अतिरिक्त लोग अपने घरों में मुर्गी पालन करते थे, तो अंडा और मांस का जो है वो उनको घर पे सुविधा मिल जाती थी। गौ पालन करते थे, तो दूध की जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो भी घर पे हो जाती थी। आज अगर हम इसी का खर्च देखें तो लगभग 1500 महीने के दूध का खर्च, 500 एक मोटा मोटी मान के चलते हैं अंडे और मांस का खर्च, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, और थोड़ा मिनिमम साइड पे ही लेके चल रहे हैं। और जो सब्जी का जो खर्च है, जो क्योंकि उस ज़माने में बाहर से तो खरीदते थे लोग, ऐसा नहीं कि सारा उत्पादन घर पे हो जाता, तो 500 रुपये करीब हम 500-800 सब्जी का जो घर पे उत्पादन कर रहे थे वे, तो एक मोटा मोटी 2500 से 3000 के बीच का उत्पादन प्रति माह का ये लोगों का घर पे हो जाता था, जो कि आज बाज़ार से खरीद रहे हैं। अब ऐसा है कि जो उत्पादन आप घर में करते हैं और जिसको आप घर पे ही उपभोग कर लेते हैं, मतलब जिसको आप बाज़ार में ले जा कर के नहीं बेचते, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो जीडीपी का पार्ट नहीं होती। लेकिन उसी चीज़ को जब आप बाहर जा कर के खरीद करके लाते हैं तो वो जीडीपी का पार्ट हो जाता है। तो महीने का 2500 से 3000, मतलब साल का लगभग 30,000 से 35,000 के आसपास जो है हम जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, अपनी बाड़ी को हटा करके बाहर से इन चीज़ों को खरीद करके। और वैसे भारत की अभी आबादी जो है लगभग माना जा रहा है कि 140 करोड़ 150 करोड़, फैमिली साइज़ जो है 5 पॉइंट समथिंग मानते हैं, तो हम 6 करोड़ भी छः लोगों की फैमिली भी मान लें तो एक मोटा मोटी बैठता है 25 करोड़ परिवार। तो अभी हम यहाँ पे 10 करोड़ को ही कंसीडर करके चलते हैं कि 10 करोड़ के पास में बाड़ी थी, जो बाड़ी का उपयोग करना बंद कर दिए। अब 10 करोड़ गुणा 30,000 कर लीजिए, 3 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी ग्रोथ हमने करवा दिया। हास्यास्पद है ना? 3 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी ग्रोथ हमने अपनी मूर्खता से करवा दिया। अब इसको अचीवमेंट बोलेंगे या मूर्खता बोलेंगे, पहले आप इस बारे में सोच लीजिए, क्योंकि हम जब देखते हैं आंकड़ों के रूप में तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि वाह यार 3 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी ग्रोथ हो गया। पहले हम उसी चीज़ को मुफ्त में पा रहे थे, अब उसी चीज़ के लिए हमको कमाना पड़ रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि पहले हमको घर में ये चीज़ें शुद्ध मिल जाती थी, ना नकली दूध, नकली पनीर, नकली दही, ये बातें नहीं आती थी, ना प्लास्टिक का अंडा वाली बात आती थी, है ना इंजेक्शन वाले अंडे की बात आती थी। बिल्कुल नेचुरली देसी मुर्गी का अंडा जो है वो मिल रहा था, देसी मुर्गे का मांस खा रहे थे। तो वो जो ब्रायलर वाला चिकन जिसके बारे में अभी ये तक हल्ला होता है कि वो इंजेक्शन दे करके या गलत तरीक़ों से केमिकल के थ्रू उनको उनकी ग्रोथ करवाई जाती, वजन बढ़ाई जाती, ये सारी बातें नहीं थी, है ना। ना ये केमिकल फर्टिलाइज़र वाले जो प्रोडक्ट थे ये इनकी बात थी, ना कीटनाशक वाली बात थी।
जैसे उसमें खाद कैसे यूज़ होता था कि सब अपने घर के एक बाड़ी में एक छोटा सा गड्ढा खोद के रखते, जितना जो कचरा होता था उसको उसमें डालते जाते थे। उस ज़माने में ये प्लास्टिक वाला तो झंझट ही नहीं था। तो उसके बाद में वो कचरा उसमें डाल दिया, उसको ढक दिए मिट्टी से, खाद बन गया, उसी खाद का प्रयोग कर रहे हैं। और जो भी पुराने लोग होंगे उनसे आप पूछिएगा तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब सोचिए इस टाइप की जीडीपी ग्रोथ का क्या लाभ है। हाँ भी, मतलब हम लोग बाहर का खा रहे हैं तो उससे बीमार भी पड़ेंगे ना, तो बीमार पड़ेंगे तो और जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है। अच्छा, आप घर में खाना बनाते हैं, कोई भी सब्जी ले लीजिए, 50 रुपये 80 रुपये किलो तक में सब्जियां मिल जाती सामान्य तौर पे, और रोटी चावल जो भी आप घर में बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, एक अच्छा खाना बन गया। कुल खर्चा कितना आ रहा है? 4 लोगों के 5 लोगों के खाने का खर्चा एक मोटा मोटी 125 से 150 रुपये। और यही खाना जब आप होटल जाकर के खाते हैं तो आराम से 1500 रुपये का बिल बन जाता है ना। तो जब आप घर में खाना खाते हैं ना, तो आप एक्चुअल में जीडीपी का नुकसान करते हैं। आप होटल में जाके खाइए और जीडीपी बढ़ेगी। अजीब लगता है सुन करके, लेकिन हम लोग इसी ढंग से अपनी जीडीपी बढ़ा रहे हैं। भारत में जीडीपी में जो है प्राइमरी सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें कृषि और कृषि आधारित उद्योग होते हैं, ये जो लघु उद्योग होते हैं, इनका हिस्सा बहुत कम है। उसके बाद में जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, द्वितीयक सेक्टर जो हैं, उसका योगदान थोड़ा सा ज़्यादा है प्राथमिक सेक्टर से, और बहुत ज़्यादा जो आता है वो है सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र जो है, जहाँ पे ऑफकोर्स मैं सॉफ्टवेयर के तारीफ़ करूँगा कि हाँ, सॉफ्टवेयर में हमने बहुत अच्छा किया। इसके अलावा जो चीज़ें आती है, व्यापार आता है, होटल आता है, परिवहन आता है, बैंकिंग आता है, इन सब चीज़ों का योगदान है तृतीय क्षेत्र में। ये लगभग 55% के आसपास में इसका शेयर बनता है। अब आप सोचिए कि होटल, परिवहन, परिवहन देखने से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये जितने भी जो सेक्टर्स हैं, इनका आधार क्या होगा? अगर पहले 2 सेक्टर्स अच्छा काम करें तब। आज भारत में कृषि के लिए मजदूर मिलना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि मुफ्तखोरी की राजनीति चल रही है। किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। पॉलिटिकल किसानों की स्थिति अच्छी रहती है ना। लोग गमले में गोभी बेच करके करोड़ों कमा लेते हैं, और जो वास्तविक किसान है वो बेचारा परेशान है। और वास्तविक किसान के साथ आपने क्या छल किया है? वो उसको आपने समझा दिया कि तुम्हारा बच्चा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी पढ़ के निकलेगा तो करोड़ों कमाएगा, लाखों रुपए की सैलरी रहेगी, है ना। वो बेचारा अपना खेत बेच बेच करके अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करवा रहा है, उसका शौक़ पूरा कर रहा है। अभी मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का देख रहा था, कुछ बड़े नामी गिरामी हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए तक सालाना 4 साल की जो है उनकी फ़ीस है। और इन कॉलेज से पढ़ कर के कितने बच्चों का करियर बन जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ तो बड़ी अच्छी हो रही है ना। ये सब चीज़ें जीडीपी में योगदान देती हैं। इसी प्रकार अभी सरकार ने एक जनहित में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। कुछ आयुष्मान कार्ड योजना है, ये जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे और वहाँ पे 5 लाख रुपए तक के आपका इलाज जो है मुफ्त में हो जाएगा। देखने में बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न ये उठता है कि यदि प्रति व्यक्ति सरकार 5 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार है, तो सरकार सरकारी अस्पताल अच्छे क्यों नहीं बनवा देती? और आप जा कर के देखिएगा कि जब आप ये सब जो हेल्थ कार्ड्स जो है ना गवर्नमेंट वाले, इनका यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बिल कितना बनता है, और बिना इसके जब आप अपना इलाज करवाते हैं तो बिल कितना बनता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है तमाशा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल बोलना तो शायद ठीक नहीं होगा, आपत्तिजनक लगेगा, तो आप खुद जा कर के देखिए। मैं हाल ही में एक परिचित के प्रकरण में इसको देख करके आ रहा हूँ बहुत अच्छे से, तो इसमें क्या सच्चाई है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो भारत जिस ढंग से जीडीपी की और मतलब जीडीपी ग्रोथ को इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहा है, ये पूरी तरह से खोखलापन है। ये वास्तविक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। वास्तविक इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती? जब हम प्राइमरी सेक्टर में बहुत सॉलिड होते,
ठीक है ना। और किसी भी इकोनॉमी के ग्रो करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि पहले वो कृषि क्षेत्र में अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है, उसके बाद में कृषि आधारित उद्योगों को अच्छे से डेवलप करता है, उसके बाद में वो इंडस्ट्रीज़ में, हैवी इंडस्ट्रीज़ में जाता है, और उसके बाद अब देखिए ये सारे सेक्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलते हैं। भारत ने तो शुरुआत ही गलती किया। आप देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें भारत ने अपने टारगेट से कहीं अधिक अचीव किया। अब उसके बाद में जो विश्लेषणकर्ता जो बोल देते हैं, जो एक्चुअल में सरकार के पक्षधर जो हैं, कि सरकार ने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया और फिर एकदम से हैवी इंडस्ट्री में चले गए। वास्तविकता जो मुझे समझ में आती है, ये मेरा भी अपना विश्लेषण ही है। अब कोई किसी के मन में क्या था, कि इन्होंने क्या साजिश रचा या क्या अच्छा सोच करके किया, ये तो कोई नहीं जानता किसी के मन की बात। मुझे जितना समझ में आया कि भारत सरकार डर गई कि अगर देश इसी ढंग से उन्नति करता रहा तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना के तत्काल बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें भारत सरकार हैवी इंडस्ट्री में चली जाती है। होना क्या चाहिए था, आप 10 साल वेट कर लेते, लेकिन यहाँ तो भाई सबको अपने आप को महान सिद्ध करना था। और आज तक ये परंपरा चली आ रही है ना, सबको अपना ही कार्यकाल दिखता है कि मैं अपने 5 साल में, या अगर मैं 10 साल टिक गया या 15 साल टिक गया तो मैं उसमें क्या कुछ नहीं कर लेता, भले उस चक्कर में देश बर्बाद हो जाए। तो हुआ यही, आपने पूरा का पूरा जो है कंसंट्रेशन डाल दिया हैवी इंडस्ट्री में। हैवी इंडस्ट्री में पैसा ज़्यादा लगता है, रोज़गार कम मिलता है, आउटपुट आने में समय लगता है, मशीन बेस्ड होती हैवी इंडस्ट्रीज़। भारत की इकोनॉमी वहीं बर्बाद हो गई। रियलिटी यही है कि भारत की इकोनॉमी उसी क्षण बर्बाद हो गई जिस क्षण भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हैवी इंडस्ट्री में कंसंट्रेट किया। काश भारत सरकार अगले 10 साल तक के और कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर कंसंट्रेट कर लेती तो भारत की कृषि बहुत अच्छी स्थिति में आ जाती। और ये जो भारत की पॉलिसी रही है, ये हिंदी साहित्य में भी जो स्वतंत्रता से मोह भंग वाली जो बात है वो दिखती है वहाँ पर। तो हुआ यही है कि भारत में जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई उसमें भारत ने अपनी इकोनॉमी की पैर काट के रख दिया, और इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता। कृषि उसके बाद में भारत की कभी उठ नहीं पाई, आज तक नहीं उठ पाई। और जब कृषि नहीं उठ पाई तो कृषि आधारित उद्योग कहाँ से उठेंगे। और यही वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। भारत में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरी बात यह कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसी है कि हम तो सिर्फ अधिकारी पैदा करते हैं, हम तो भैया छोटे मोटे कर्मचारी पैदा नहीं करते। ये तो हमारी शान के खिलाफ है। अब इसका परिणाम ये हुआ कि आम जनता के दिमाग में ये ठूस आ गया। हालांकि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक अच्छी चीज़ ये थी जो उन्होंने बोला कि एक आदमी जो पकौड़ा बेच रहा है, भजिया बेच रहा है, वो भी रोज़गार कमा रहा है। ये सही बात थी जिसका कि विरोध हुआ, मीडिया में भी हुआ, विपक्ष के द्वारा भी हुआ, लेकिन ये सच्चाई है। सबको आप अधिकारी नहीं बना सकते। आज जो हम लोग यहाँ पे विरोध चलता है चाइना का, कि चाइना से दिवाली की लाइट भी आ रही है, या कोरोना काल में पता चला कि मास्क भी चाइना से आता है। गडकरी जी ने तो ये तक कह दिया कि जो चमचे तो बहुत हैं भारत में, लेकिन चम्मच भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सोचिए कि क्या बनाया आपने। प्रश्न यही उठता है कि 70 साल 80 साल जो भी है भारत की आज़ादी के पिछले, मतलब लगभग 78 साल हो जाएंगे कल, क्या क्या डेवलपमेंट किया आपने। आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, और जो कुछ किया आपने ऊपरी दिखावा किया। वो तो सॉफ्टवेयर आ गया जिसमें, क्योंकि भारतीय इंटेलिजेंट हैं और भारतीयों को अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है और भारत को दूसरों के लिए काम करने में भी दिक्कत नहीं है, तो सॉफ्टवेयर ने आपको बचा लिया। ये रियलिटी है। अदरवाइज़ भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी। और आज भी जो कुछ चल रहा है, वर्ष 2008 की जो मंदी आई थी उसके बाद से जो कुछ चल रहा है, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स में जो आपातकालीन परिस्थितियों के लिए जो उपाय बताए जाते हैं वो सारे भारत सरकार ने पिछले 1.5 दशकों में अपना लिए हैं। तो जिसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ बोल रहे हैं ना, वो आपातकालीन उपाय हैं। अब इसी से आप समझ जाइए कि जब ये सब कुछ समाप्त होगा तब हम कहाँ पर होंगे। खैर, तो विषय था जीडीपी को लेकर के। तो एक चीज़ तो बहुत ही स्पष्ट है कि जीडीपी के आंकड़े जो हैं ये आपकी वास्तविक इकोनॉमिक ग्रोथ को
नहीं बताती। एक मैं छोटा सा उदाहरण